ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं दोस्तों। लेक्चर नंबर 9 स्पेसिफिकली आज एक्चुअली में मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर एसीसीए। बेटे पहले 8 लेक्चर तो कॉमन लेक्चर थे, यूनिवर्सल लेक्चर थे सभी कोर्सेज के लिए। whether you are doing 11th, whether you are doing 12th, whether you are for CA, whether you are doing CS, whether you are doing कोई भी इस दुनिया का कोर्स आप कर रहे हैं तो बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है। और पहले 8 लेक्चर्स जो मैंने डिलीवर किए, दैट इज द बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट्स दैट व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आई मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, how we prepare cash flow statement, what are the methods, what are the logics, what are the ways to present that cash flow statement। बेटे आज से एक्चुअली में मैं स्पेसिफिकली एसीसीए के कैप्लन के मटेरियल से कराना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने लोहा गर्म कर दिया है। अब बस चोट मारनी है और 2-3 लेक्चर्स में काम हो जाएगा। बेटे जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट। बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है। जो भूतकाल में हो गया उसको भूल जाइए, सीख लीजिए और बार बार याद मत कीजिए। फ्यूचर में क्या होगा इसको भी छोड़ दीजिए। भविष्य काल के सपने बनाने हैं लेकिन बार बार सोचना नहीं है। बी इन प्रेजेंट, जो अभी है उसको संजो लो 100%। तो बेटे जब प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होने वाला है। आइए इन्हीं अच्छी बातों के साथ लेक्चर 9 एसीसीए F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर 19 कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर 19 कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज इन ACCA F3 नॉलेज लेवल में भी है, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी है, एंड इट इज ऑल्सो देयर इन SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। तो तीनों लेवल्स का लॉजिक बेस सेम है। इसलिए मैंने कहा पहले 8 लेक्चर्स आपका ईमानदारी से अटेंड करना बड़ा इजी इंपॉर्टेंट है। अब तो बेटे 2-3 लेक्चर्स में मैं कंक्लूड ही कर दूंगा। मतलब आज भी लेक्चर 2-3 लेक्चर्स और लूंगा। लेक्चर 9, लेक्चर 10, लेक्चर 11 आपके सभी क्वेश्चंस में टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कैप्लन के कंप्लीट करूंगा। और कुछ लॉजिक्स वैसे तो मुझे कुछ बताना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए जी रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे। कैश फ्लो स्टेटमेंट IAS 7 कहती है कि सभी एंटिटीज को अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसका एक हिस्सा होना चाहिए क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट विल गिव यू अ डिफरेंट एस्पेक्ट, अ डिफरेंट व्यू। बेटे अमीर होना अच्छी बात है, बट वो अमीर कैसे हुए, माता पिता को पैसों से हुए, लॉटरी निकलने से हुए, या चोरी चकारी से हुए, या मेहनत करके हुए। पैसे होना अलग बात है, कैश होना अलग बात है। बट कैश वेदर इट इज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, whether it is from investing activities, whether it is from financial activities, this will tell me that reality in which whether you are growing or not. Because कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कॉम्पोजिशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बिकॉज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिकरिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो बार बार होती हैं। इसका मतलब आपका जो मेजर कॉम्पोजिशन कैश का आना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। So because of that we only bifurcate, we want to prepare a cash flow statement as per IAS 7। तो आपने A पॉइंट लिखना है IAS 7। बेटे आज तक नहीं लिखा आपने, आज तक जो भी किया वो बेसिक कंसेप्ट ही किए। बट मैं भूपेश आनंद IAS 7 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिक्वायर बिजनेस एंटिटीज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स IAS 7 ये चीख चीख के कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी चाहिए, एंड दिस कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर 2 मेथड्स। स्पेसिफिकली इफ आई से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बटे बड़ी प्यारी सी बात लिखी है मैंने, 2 मेथड्स ऑफ रिकंसाइलिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 2 तरीके, 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वो तो हमें पता ही चल गया, अभी प्रैक्टिस करेंगे। प्लस आप जो कैश फ्लो निकाल सकते हैं ना, एक तो जस्ट कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नेट कैश फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ आई कैलकुलेटेड बिफोर टैक्स, बिफोर डिडक्टिंग टैक्स, आई विल से इट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट इफ आई कैलकुलेट कैश फ्लो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, तो आई विल से दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटे टैक्स जो है ऑपरेटिंग
एक्टिविटी का पार्ट है, मैंने आपको बताया था। इफ नो क्वेश्चन इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आई विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप एक बार बी पॉइंट लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू मेथड्स ऑफ रिकंसाइलिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जस्ट मैं बोलता हूं ना कैश फ्लो, अभी हम एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, एक ही क्वेश्चन है, उसके उन्होंने 4, 5, 6 पार्ट्स बना दिए। उसमें उन्होंने पूछा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपको ध्यान से देखना है वेदर इट इज अ नेट कैश फ्लो दे आर आस्किंग और वेदर दे आर आस्किंग फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटे वहां पे जो मेथड दिया हम उसको देखेंगे, तो आप एक बार देख लें। नेट का मतलब है टैक्स लेस करने के बाद, नेट का मतलब यही होता है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, इसको तो बोलते हैं नेट। ठीक है जी, ठीक है सर, आप प्लीज एक लिख लिया बेटे, बी पार्ट लिख लिया, ठीक है लिख लिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं आ गया जी आपके सी पार्ट में। आपको IAS 7 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। कैश का मतलब क्या है, कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश फ्लो का मतलब क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश। बेटे मैंने ये सारी बातें आपको लॉजिकली पहले 3 लेक्चर्स में बताई थी, फिर मैंने लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स आपको 5 केस स्टडीज कराई। आज आपको काफी हद तक पता चल गया, और धीरे धीरे बेटे प्रैक्टिस करेंगे तो और पता चल जाएगा, हिम्मत किस बात की हारनी है। आइए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि अगर आपके पास मेरे जूस नोट्स हैं तो आप जूस नोट्स को बाहर निकाल लीजिए एक बार। बेटे जूस नोट्स में हमने ये सारे चैप्टर्स कर लिए और आज हम चैप्टर नंबर 19 में पहुंच गए हैं। उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, एंड दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स and these are the concepts which I will be telling you. I think I have already told you cash flow statement, types of activities, formats, 2 methods, सब बता दिया। तो एक बच्चा कहता है सब बता दिया तो क्यों ले रहे हो। बेटे अभी मैं डेडिकेटेड ACCA कैप्लान BBB में जो क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व कर रहा हूं। 8 तक भी अगर आप करते हैं, लेक्चर 8 तक भी अटेंड कर लेते हैं मेरे, तो आप इजीली कर सकते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आइए जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग हमने देख लिया। अबाउट कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। फ्लो का मतलब है इन प्लस आउट, आना और जाना। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड अंडर various heads, operating activities, investing activities, financial activities, the information is useful in providing users of financial statement with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalent and the needs of the enterprise to utilize those cash flows for the economic decisions. ये important है बेटा। बेटे जो इन्वेस्टर्स है ना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज दे वांट टू टेक सम इकोनॉमिक डिसीजंस, यू नो। सिमिलरली मैनेजमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग सम इकोनॉमिक डिसीजंस, यू नो। So the point is, at that moment, you know, cash flow statement plays a very important role. Second point, which I have already told you, that there are different types of activities. There are 3 activities के ऊपर हमने बात की। एक तो बेटे ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है जी। अब मैंने एग्जांपल्स बताए हैं बेटे, आपको कैटरीना कैफ का एग्जांपल बताया, अपना एग्जांपल बताया, कितने सारे एग्जांपल्स बताए। अब रटना थोड़ी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये आएगा। बेटे HDFC can have a different operating activity, Larsen and Toubro can have a different activity, ONGC can have a different operating activity, Bhupesh Anand Classes can have a different operating activity, Alia Bhatt can have a different operating activity। बेटे वो डिपेंड करता है कि वो बिजनेस क्या है। यू गेटिंग अ पॉइंट। तो फिर भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का माइंड में अजम्पशन लिया और उसके बेसिस में मैंने कहा भाई दीज कैन बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। रॉ मटेरियल को खरीदना, बनाना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, फिनिश गुड, सेल, डेटर्स, ये सभी रिलेटेड एक्टिविटीज का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देख लीजिए एक बार, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टीज, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, कैश पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट इंश्योरेंस, कैश पेमेंट फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे नीचे मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अलग से दिखाया, परचेज और लॉन्ग टर्म एसेट्स, सेल ऑफ दिस। आप अज्यूम कीजिए कि ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और दैट कंपनी विच इन्वॉल्व्स इन डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, टायर बना रही है, गाड़ियां बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, यू नो, सैनिटाइजर बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है। तो प्रोडक्शन कर रही है तो बेटे ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सो दिस विल बी नॉन करंट एंड this will be investing activity and this will be financial activity and that will be operating activity। ये सब बता दिया था बेटे। मैं आगे चला,
Format of cash flows. No doubt I have given in my juice notes that how we can prepare cash flow and I have prepared a format. बेटे लेकिन किताबों में भी तो फॉर्मेट होते हैं, आप देखते हैं थोड़ी आ जाते हैं, जब तक आप अपने हाथों से बनाते नहीं हो फॉर्मेट नहीं आता। तो मैंने इसलिए लास्ट 8 लेक्चर्स में और आज के भी 9th 10th 11th लेक्चर में भी, नो डाउट आई हैव अ पीपीटी, मैं तो डायरेक्टली फिलअप कर सकता हूं, लेकिन बेटे मैं लाइव करूंगा आपके सामने तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अगर गलती करूंगा तो आपको पता चलेगा सर कहाँ गलती कर रहे हैं, आप नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया। फॉर्मेट 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा डायरेक्ट मेथड में वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट, रिसीवेबल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये पता ही है। बट इन इनडायरेक्ट मेथड देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दीज, वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, वी डू सम एडजस्टमेंट्स एंड देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ इफ आई डिडक्ट टैक्स देन इट विल बी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेटे हमने फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में कर लिया था। मैं आपको क्या बताऊं बेटे, जो मैंने आपको लेक्चर 7 और 7A और 7B में बताया था, दैट अ जर्नी फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अच्छा, ये तो लेक्चर 4 में किया था बेटा। देखो मैंने ये केस स्टडी लिखवाई थी, दिस इज इन लेक्चर 4, ऑलरेडी किया हुआ बेटे आपने। बेटे ये प्यार है जो आपको मैंने पहले से ही बता दिया है, लेक्चर 4 में हमने इसको डिस्कस किया था। आई हैव टोल्ड यू दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट को एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज मैनर में लिखने के तरीके का नाम है, ब्लेजर पहनाने का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और देखिए प्यार की बात क्या बताऊं, नीचे मैंने कितने नोट्स लिखे हैं कि आपको समझ आए कि मैंने अपनों से अपनी सी बात की है। बेटे ये नोट्स ही पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको लगेगा कि जूस नोट्स के पैसे वर्थ हैं। बेटे जो मैंने बोला वो लिख दिया, ठीक है जी। तो आपको ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये मैंने लेक्चर नंबर 5 में कराया था। ये लेक्चर नंबर 5 में ये केस स्टडी कराई थी। बेटे इसमें मैंने क्या क्या कराया था, आई हैव गिवन द कैश अकाउंट, आई हैव गिवन द बैंक अकाउंट, आई हैव गिवन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आई हैव प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन आई से कैश flow, it means it is cash and cash equivalent, and when I say cash and cash equivalent, it means it is cash, it is bank, it is short term investments। ठीक है सर, तो ये बताया मैंने। बेटा ये कैश अकाउंट था, ये बैंक अकाउंट था, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। बेटे आई थिंक थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने लेक्चर 5 में ये सारा काम कर लिया था। फिर मैं आगे चला और मैंने आपको कुछ और भी बताने की कोशिश की। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में एक केस स्टडी बताई थी, एंड इन दैट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 6 अ डिफरेंट केस स्टडी वाज देयर, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। उसके बाद मैंने डिस्क्लोज किया था दैट दिस इज डायरेक्ट मेथड। बेटे ये लेक्चर 7A और 7B की केस स्टडी है, जिसमें हमने पहले डायरेक्ट मेथड किया और फिर डायरेक्ट मेथड से हमने हाउ वी हैव कन्वर्टेड टू इनडायरेक्ट मेथड, वो वाला केस क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। और मजे की बात यह है कि अब आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इट अलॉन्ग विद मी। तो ये देखिए जी, ये सारी बातें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बातें मैंने नीचे लिखी हैं, जैसे नोट नंबर 11 से नोट नंबर 12 में मैंने आपको अपनी सी बातें समझाने की कोशिश की है, दैट इफ आई कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट देन आई कैन ऑल्सो राइट डाउन द कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स लाइक दिस। फिर उसको मैंने प्रॉफिट में किया, फिर उसको चेंज इन वर्किंग कैपिटल किया, फिर एडजस्टमेंट फॉर नॉन डेप्रिसिएशन। तो बेटे ये सारी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की और इनको लिखा। बेटे प्यार है ना, क्या करूं। ये देखो, आप बताइए कोई है माई का लाल जो इतना कुछ लिख के आपको देगा। मैंने केस स्टडीज कराई, बताया, समझाया, फिर लेक्चर 8 में भी एक केस स्टडी कराई। तो बेटे आप बस लेक्चर 1 to 8 इंपॉर्टेंट है, आज 9th है। बेटे अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर मैं पहले 5th करूंगा। बेटे जो 5th है ना, ये कैप्लन का है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे दिखाया। तो बेटे ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2। तो थोड़ा सा फॉन्ट अच्छे है, तो मैं यहाँ पे कैप्लन की बुक ही ओपन कर देता हूँ। आपके पास अगर कैप्लन है तो आप ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपको एसओएफ भी दिया हुआ है कंपनी का, 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2006, नॉन करंट एसेट्स। मजे की बात है कि अगर आप ध्यान से देखें
तो आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं लास्ट ईयर पहले दिया होता है, करंट ईयर बाद में दिया होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप देखिए 2005 ये है और 2006 ये है। जनरली मैंने आपको अभी तक जो भी क्वेश्चंस बताए पहले लास्ट ईयर लिखा फिर करंट ईयर लिखा। थोड़ा आसान रहता है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग, बट यहाँ पर क्लोजिंग ओपनिंग गिवन है, मतलब पहले क्लोजिंग बैलेंस दिया है फिर ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो आपको उस तरह से चलना है। नॉन करंट एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट एसेट्स। अब बेटे करंट एसेट्स में उन्होंने इन्वेंट्री दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिया, डिविडेंड रिसीवेबल। इट मीन्स आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, you have done investment and from that investment you are getting dividend. It means dividend received is a investing activity. बेटा dividend pay करना financial activity है, interest pay करना is a financial activity, but interest receive करना is a investing activity. इस क्वेश्चन में इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, अभी हम देखेंगे क्या गलती है, लेकिन हमारा आंसर सेम आएगा, कोई घबराने की बात है नहीं। तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटे, मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल चुका हूं कैप्लन का। नॉन करंट एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव मेंटेन्ड अ सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी तक हमने जितनी भी केस स्टडीज की बेटे उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ही नहीं, तो मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नॉन करंट एसेट में डेबिट कर देता था। उसके बाद सेल भी डायरेक्टली मैं नॉन करंट एसेट में ही कर देता था। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बट इन चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 हमने एसेट का डिस्पोजल अकाउंट भी बनाया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया था। तो मैं बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा, नॉन करंट एसेट बनाऊंगा, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, डिविडेंड रिसीवेबल। ठीक है सर, इसका मतलब अभी डिविडेंड मिलना बाकी है, रात अभी बाकी है। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर नंबर 8, I have told you that if there is an income receivable, we can prepare, it is better to prepare a separate ledger account for income receivable, because from that account we can calculate how much is the cash which we have received from that income. Similarly, if there is any expense payable, then it is better to prepare a separate account, because then only we can calculate how much amount of cash we have paid for that expenses. तो आप यहां पे क्या करेंगे, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट अलग से बनाएंगे। हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। कैश बेटे 18,000 मान लीजिए, 18 करोड़ मान लीजिए, 18 मिलियन मान लीजिए। ओपनिंग बैलेंस 18 है, 42 नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑपोजिट दिया हुआ है। तो बेटे 18 से 42 हो गया। आप बताइए, मैं थाउजेंड फिगर्स में उसमें नहीं जा रहा। 42 माइनस 18 बेटे ये 24 आ गया। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन तीनों का जोड़ अगर हम करें तो बेटे उसका आंसर 24,000, 24 मिलियन, 24 करोड़ जो भी है आना चाहिए। इट मीन्स आंसर भी हमें मालूम है दैट दिस इज द आंसर। ठीक है सर। उसके बाद अब आगे टोटल एसेट्स कंप्लीट कर लिया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है सर, ये हेड आ गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल 120 से 200 हो गई। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप जब मैंने कसमें खिलवाई थी लेक्चर 6, लेक्चर 7, लेक्चर 8 में, तो वी हैव प्रिपेयर्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। जिसकी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं हम उन्हीं के अकाउंट बनाएंगे, बाकी किसी के अकाउंट नहीं बनाने। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स, I will prepare separate small ledger accounts only for those items for which I am given with the information or any adjustment has been given to me. If no information, no adjustment is given to me, there is no need to prepare a separate ledger account for each item. Rather, we can directly find out. जैसे यहाँ पर देखिए 120 था और 200 हो गया, इसका मतलब 80 से शेयर कैपिटल बढ़ गई। इट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल। मेरी शेयर कैपिटल में इजाफा हो गया बेटे। इट इज बेस्ट अजम्पशन इज आई हैव इशूड द शेयर्स। वैसे तो एक अजम्पशन बोनस शेयर्स भी हो सकती है। बेटे आप बताओ, बोनस में अपने बिना बात के पंगा क्या लेना है। हम तो मानेंगे शेयर्स इशूड इन कैश 80,000, 80 के शेयर प्रीमियम। अब बेटे देखो 80 से 106 हो गया, ओपनिंग बैलेंस 80 है, इसका मतलब वी हैव इशूड शेयर्स इन अ प्रीमियम। ठीक है जी।
रीवैल्यूएशन सरप्लस, आपको पता है हम नॉन करंट एसेट में चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 में वी कैन रीवैल्यू नॉन करंट एसेट्स, बट रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है इट इज अ नॉन कैश आइटम बिकॉज इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग दैट एसेट, सो दिस इज अनरियलाइज्ड, दैट्स व्हाई इट इज शोन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपको याद है रिटेन अर्निंग्स, बेटे अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दूं या रिटेन अर्निंग्स बोल दूं, एक ही बात है बेटे, एक ही खानदान, एक ही नाम है। रिटेन अर्निंग्स का मतलब है एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स जो पिछले सालों की चलती आ रही है। 226 ओपनिंग बैलेंस है, 283 क्लोजिंग बैलेंस है। इट मींस यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ मच इज द रिटेन अर्निंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन आ रहा है बेटे, फिर ये करंट लायबिलिटीज है। Trade payables, interest accrual. Now, because interest accrual is given, now it is better we will prepare a separate ledger account interest accrual, because then only we can calculate a separate interest, how much interest has been paid. बेटे इंटरेस्ट पे करना इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बस इस क्वेश्चन में गलती से इन्होंने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लिया है, बाकी सब ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट पेड को इन्वेस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी मानना है बेटे, लॉजिक से चलना है, हमने ऐसे नहीं करना कि कैप्लॉन ने ऐसा कर दिया तो नहीं, मिस्टेक है, मैंने मेल डाल दी है, ठीक हो जाएगा। टैक्स पेबल, अगेन आपको टैक्स पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स पेबल इज द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टैक्स। तो बेटे कितना दिया वो निकालना पड़ेगा। मैं आ गया जी आगे, नीचे दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट बेटे तभी पड़ती है व्हेन वी आर गोइंग फॉर डायरेक्ट मेथड, बिकॉज इन डायरेक्ट वी हैव टू प्रिपेयर रिसीवेबल्स अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर पेबल्स अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। बट अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी दिया तो पढ़ेंगे बेटे। सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ये देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है तो इसका मतलब कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी और नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, total operating expenses, because in profit and loss account we don't bifurcate that this is non cash or this is cash, we always debit all the operating expenses which are related with that operating activity। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बेटे। बेटे वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT कहते हैं, ये हम F7 में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट इनकम, इट मीन्स यू हैव डन सम इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप बताइए इंटरेस्ट रिसीव्ड, it means you must have invested somewhere and from there you are getting that, this is interest received। बेटा वो इंटरेस्ट पेबल था जो बैलेंस शीट में था, इंटरेस्ट पेबल अलग बात है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अलग बात है। इंटरेस्ट पे आप किस पे करेंगे, लोन पे करेंगे। इंटरेस्ट पे आप किस पे करेंगे, डिवेंचर्स पे करेंगे। इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखा ना, इट मींस डिविडेंड वी मस्ट हैव डेबिटेड, वी मस्ट हैव इन्वेस्टेड समवेयर। हमने किसी कंपनी के शेयर्स लिए होंगे, रिलायंस जियो के, और रिलायंस जियो ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और हमें डिविडेंड मिला, हमें मिलेगा इतना डिविडेंड, ठीक है जी। फाइनेंस चार्जेस, मुझे बता दीजिए आप में से फाइनेंस चार्जेस का दूसरा नाम है इंटरेस्ट। बेटे फाइनेंस चार्जेस में दो चीजें आती हैं, या तो इंटरेस्ट आता है और या आता है डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। याद है प्रेफरेंस शेयर्स हाइब्रिड होते हैं, अगर इरिडीमेबल है तो इक्विटी का पार्ट हो गए, बट अगर रिडीमेबल है तो डिबेंचर्स का, डेट का, लोन का पार्ट हो गए, इसलिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, जो डिविडेंड आप देंगे, दैट इज फाइनेंस चार्ज। तो मैंने यहाँ पे फाइनेंस चार्ज में इंटरेस्ट लिख दिया। इनकम टैक्स 71। अच्छा आप ये बताओ बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल कंसेप्ट। It means we debit all those expenses, we credit all those incomes which relates to that or which accrue in that year, whether we have received it or whether we have not received it। हमें मिली हो या ना मिली हो हमें कोई कंसर्न नहीं होता बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि उस साल में जो भी खर्चे हुए हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है, इनकम को रिकॉग्नाइज करना है, मिले हो या ना मिले हो इट हार्डली मैटर्स, ठीक है सर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 92। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो कहता है जो ऊपर के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ये 309, इसमें
इसमें इट इंक्लूड्स अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। वो कहता है कि हमने एक नॉन करंट एसेट को बेचा और बेचा तो सर मुंडाया ओले पड़े। नाउ वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ $5,000 and that loss on $5,000 is included in that operating expenses, and we know that loss on sale of assets or profit on sale of assets is not a operating activity, it is a investing activity। इसका मतलब उस 309 में ये 5,000 बैठा हुआ है बेटे, हम उस 309 में से 5 को लेस कर देंगे बेटे, हम उसका इफेक्ट लेंगे बिकॉज उस 309 का जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला होगा उसमें ये 5,000 भी कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, आपको हल्का सा बताना था। फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर एन आइटम ऑफ प्लांट वॉज डिस्पोज्ड। वो कहता है ये प्लांट का एक आइटम था जो हमने बेच दिया। द प्लांट ओरिजिनली कॉस्टेड, अच्छा जो बेचा वो 80,000 का था और उसमें डेप्रिसिएशन आज तक जो लगनी थी अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल वो 15,000 की थी। बड़ी सिंपल सी बात है। I will prepare a separate non-current asset account and an asset disposal account and accumulated depreciation account because all these three things are given to me। अभी तक जो भी मैंने केस स्टडीज की उसमें accumulated depreciation मुझे दिया नहीं होता था, तो मैं क्या करता था उस नॉन करंट एसेट भी सारा तुम्हें वो माता जब पिता तुम्हें वो, मैं नॉन करंट एसेट को ही पिता माता बना लेता था। बट हेयर आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट नॉन करंट एसेट अकाउंट, आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है सर। कैलकुलेट कैश फ्लोज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन कह रहा है जी इनडायरेक्ट का मेथड यूज करना, और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और वो नेट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं पूछ रहा, बिकॉज अगर वो नेट पूछेगा तो हम इनकम टैक्स लेस करके निकालेंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड, अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले आप मुझे बता दीजिए। अब देखिए इन्होंने एक बात लिखी है, कैश फ्लोस में इंक्लूड इंटरेस्ट पेड। मैं इस बात के अगेंस्ट हूं। इंटरेस्ट जब आपने पे किया तो बेटे आपने, मैं अज्यूम करूंगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन द लोन, ऑन द डिवेंचर्स एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट इन्होंने यहां पर गलती से इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना है। बाकी हमारा सब काम ठीक है। मैं चाहता हूं पहले ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। वो कहता है जी आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट कैश फ्लोज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट पेड एंड इनकम टैक्स पेड फॉर द इंक्लूजन अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विद इन दिस। वो कहता है ऊपर वाले क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट पेबल और टैक्स पेबल को बताएं, तो ठीक है हमको ऊपर वाले क्वेश्चन में ये काम करेंगे। फिर आगे जी हम ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड टू बी शोन अंडर द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो कहता है इसके भी अकाउंट बनाइए और ये बताइए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन। फिर हम आगे जी ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग नंबर 5। आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट द आउटफ्लोस टू परचेज प्रॉपर्टी दिस। वो कहता है ऊपर वाले क्वेश्चन में आप नॉन करंट एसेट का आउटफ्लो वगैरह बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग 6 देखें और ट्राई जो अंडरस्टैंडिंग 7 देखें तो वो एक ही क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब 7 में उसने कहा जी पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दिखा दो उसी क्वेश्चन की, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप ही का हूं, आप ही के साथ रहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 जब अपने सामने रखूंगा तो मैं बेटे एक ही बार सारे काम कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैंने 2 से लेके 7 तक क्वेश्चन कर दिए, है ना, और हमें समझ भी ज़्यादा तभी आएगा। ऐसा थोड़ी हम पार्ट्स में नहीं करेंगे बेटे, आपको तभी समझ आएगा जब आप एक साथ पूरा करेंगे। फिर उसके बाद तो वो कहीं से भी पूछ ले, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपके साथ रहूंगा, मन छोटा बिल्कुल भी नहीं करना, मैं आपके साथ लाइव करूंगा। सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, बट बेटे खाली सोल्यूशन से थोड़ी हमें पता चल जाता है कैसे प्रोसेस किया, व्हाट इज अ प्रोसीजर फॉर दैट, सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोसीजर। तो मैं जो स्टेप्स बोलूंगा, मैं जिस तरह से चलूंगा, यू नो, उस टेक्निक को समझना है, मेरे साथ साथ करना है, कैलकुलेटर बाहर निकाल लेना है। ठीक है सर। तो आप क्या करें, आप कभी जूस पीने जाते हैं किसी दुकान में तो बेटा वो मौसमियों को पहले ही छील के रख देता है, उसको नहीं पता कब कस्टमर आएगा, लेकिन पहले छील कर रखता है, और जैसे ही कोई पहुंचा तो फटाफट मौसमी जो छिली होती है, पील की होती है, उसका जूस निकालता है और आपको जूस दे देता है और आप पी लेते हैं।
इसका मतलब आप समझ रहे हैं what I want to say that whenever you want to prepare a cash flow statement, it is better firstly you prepare a format. आप पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर दे और एटलीस्ट यू कैन राइट ऑन द बिग हेडिंग्स, भाई ये हेडिंग्स है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस विल बी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस विल बी फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करें। और मैंने क्या किया, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले मौसमियों को छील लिया। बेटे मैंने फॉर्मेट बना दिया, अभी कुछ लिखा नहीं, लिखूंगा तो आपके साथ साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, इसका मतलब वी आर डूइंग टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 +3 +4 +5 +6 +7। बेटे 6 के 6 क्वेश्चंस अभी कर दूंगा आपके सामने, ठीक है जी। फिर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी और फिर लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी और फिर लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है जी। और लास्ट में मुझे मालूम है यहां पर मैं क्या करूंगा, आई विल राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। तो बेटे आप सबने क्या करना है, आराम से पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फिर मैंने क्या किया, लेजर अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे तो मैंने उसकी भी लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दी। मुझे नहीं पता कि अभी किस किस के लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, बट आई हैव प्रिपेयर्ड द लेजर अकाउंट्स, ठीक है सर। आराम से बेटे देखिए मैंने लेजर अकाउंट्स की लाइंस भी ड्रॉ कर दी। आप सब करिए, मैं 1 सेकंड रुक रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड में आप ए लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर जगह छोड़कर आप लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर आप लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फिर लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर लिख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है यहां पे जो डिफरेंस आएगा इट इज ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर मैं क्या कर रहा हूं, लेजर अकाउंट्स के लिए भी कुछ लाइंस वाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे नहीं पता अभी कौन से लेजर्स आएंगे, आई विल बी फॉलोइंग अ टेक्निक, उसके बेसिस पे करेंगे। बेटे मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को फुल फ्लेज आपके सामने करूंगा एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग ऑल द एक्टिविटीज, आई विल बी प्रिपेयरिंग अ फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने मेरी टेक्निक को देखना है, क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार अब वहां नहीं जा सकता। मैंने अपनी हार्ड कॉपी अपने सामने रख दी है बेटे कैप्लॉन की, आप अपने सामने रखिए। मैं बार बार चेंज करूंगा ना तो फिर दिक्कत आएगी आपको भी और मेरे को भी। तो मैंने क्वेश्चन पढ़वा दिया, क्वेश्चन अब आपके सामने है। अगर आपके पास कैप्लॉन नहीं है तो मेरे जूस नोट रख लीजिए, है कैप्लॉन तो कैप्लॉन से यू कैन सी, बट आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम माई हार्ड कॉपी। आई थिंक मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी क्वेश्चन करना है, चाहे डायरेक्ट मेथड है चाहे इनडायरेक्ट मेथड है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड वी इवन डोंट रिक्वायर दैट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज हमें कुछ बनाना ही नहीं है, हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए बस। हमें वो रिसीवेबल्स, डेटर्स, ये कुछ नहीं बनाना। बट बिकॉज यहाँ पे गिवन है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हम बैलेंस शीट से स्टार्ट करेंगे, वेदर वी आर गोइंग फ्रॉम फॉर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट। बैलेंस शीट में एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो नॉन करंट एसेट्स सबसे पहला दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 750,000। मैं अब 750 ही लिख रहा हूं, सारी फिगर्स इन थाउजेंड लिख रहा हूं, फिर 0 लिखने में टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो आपको पता ही है ओपनिंग बैलेंस है 750 और क्लोजिंग बैलेंस है $1048 थाउजेंड्स। Now I know that I have to prepare a separate ledger account for that because adjustments are also given to me. मैं आज से अपने क्वेश्चन को छोटा करने वाला हूं। मेरे को उन लेजर अकाउंट्स को तो बनाना ही बनाना है जिसके लिए एडजस्टमेंट स्पेसिफाइड हैं, बाकी सबको नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा। तो जैसे नॉन करंट एसेट मेरे को यहां पे गिवन है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस 750, क्लोजिंग बैलेंस 1048। देखिए मेरे साथ साथ चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
मैं इसीलिए आपके साथ साथ कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, एक एक आइटम पढ़ूंगा और आपके लिए सॉल्व करूंगा। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है वो आपको पता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मैंने इसके साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। Now accumulated depreciation has a credit balance. We know that opening balance is 120, closing balance is 190. अब एक बच्चा ना कह रहा है सर गलत कर रहे हैं, ओपनिंग को क्लोजिंग मान रहे हैं, क्लोजिंग को ओपनिंग मान रहे हैं। बेटे आप बेवकूफ हो, आप ऊपर पढ़ लो, आपको पहले 2006 गिवन है, फिर 2005 गिवन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसको मैंने क्या किया, नॉन करंट एसेट की जगह हाईलाइट भी कर दी कि भाई ये इसका अकाउंट है। ओके, वेरी गुड। और ओपनिंग बैलेंस को भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि आपको आइडिया रहे भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग हमने लिख दिया है। ठीक है सर। और आपको मालूम है नॉन करंट एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हमें पता ही है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑन नॉन करंट एसेट, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये भी हमें मालूम है। तो हम आगे चले। नेक्स्ट आइटम है बेटे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में गिवन है पहली आइटम इन्वेंटरी। इन्वेंटरी है बेटे 105 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 98। अब मुझे एक चीज बताइए आप ध्यान से, इन्वेंटरी 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 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। बेटे ओपनिंग बैलेंस है 105, क्लोजिंग बैलेंस है 98। इट मीन्स देर इज अ डाउनफॉल इन द क्लोजिंग बैलेंस, इन द इन्वेंटरी बैलेंस में गिरावट है। कितने से गिरावट है भैया, 105 माइनस 98, चेंज कितना है 7। दिस इज चेंज इन इन्वेंटरी। पहली बात, इनडायरेक्ट मेथड में वी डू नॉट प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट, वी रादर राइट डाउन द स्टॉक, चेंज इन द स्टॉक, चेंज इन द डेटर, चेंज इन द पेबल, दैट इज एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो आप पहले तो इसी में आ जाइए और यहां पर देखिए जी, हम यहां लिखते क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट, यहां पे हम लिखते हैं एडजस्टमेंट, किसकी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किसकी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। फिर हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। फिर हम लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्योंकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ जिससे कि मेरे को ऊपर खुली जगह मिल जाए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो आपको पता ही ये तीनों ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद हम जो लेस करते हैं, दैट इफ आई डू यू नो देन लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं लेस इनकम टैक्स पेड, इसके बाद जो आएगा दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इससे पहले जो आएगा दिस इज यू नो दिस इज ये जो फिगर आएगी इससे पहले वाली, यहां वाली, ये देखिए मेरे से कुछ गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये जो फिगर आएगी बेटे यहां पर, कहां पर, इनकम टैक्स लेस करने से पहले, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्स लेस कर देंगे तो नेट कैश फ्लो, कैश टैक्स लेस करने से पहले कैश फ्लो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा से स्टॉक में आ गया। आप ये बताइए, अगर इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ जाता है
जैसे तो कम हुआ है, ठीक है, कम हो जाता है, इट मीन्स हमने कैश इन्वेस्टमेंट कम किया इन्वेंट्री में, इट मीन्स मेरे पास कैश है क्योंकि मैं आई हैव नॉट बाय परचेज दैट इन्वेंटरी, आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दैट। तो ये $7, $7,000, $7 million ड्यू टू दिस माई कैश विल इंक्रीज। सो आई विल गो हियर एंड आई विल राइट डाउन एड increase decrease in inventory बैलेंस। 7, आराम से चलना है। मैंने कहा ना आपको कि हमने जल्दबाजी करनी नहीं है, भले 1 घंटा लग जाए, A to Z करेंगे जिससे हमें समझ आए। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, मैंने वर्किंग नोट 2 बनाना उसका, बट आइए हम सब लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ वी डू नॉट प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स इन इनडायरेक्ट मेथड, वी डायरेक्टली फाइंड आउट द चेंज। तो आई एम राइटिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंस एंड देन द क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इज 86 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 102. इट मीन्स देयर इज अ चेंज. How much there is a change in trade receivables? बेटे $16,000 कह दीजिए, $16 कह दीजिए। देयर इज अ चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल 16 है बेटा। अब आपको ये बताना है कि हम इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। मैंने लॉजिक्स आपको लेक्चर नंबर 8 में बताए थे दैट इफ देयर इज अ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स इट मींस आई डिड अ क्रेडिट सेल, देयर इज अ इंक्रीज इन द क्रेडिट सेल एंड माय मनी इज ब्लॉक्ड इन द रिसीवेबल्स, दे हैव नॉट पेड मी द मनी, इट मींस माय कैश पोजीशन विल डिक्रीज। तो बेटे 16 में आ जाइए और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 आई विल डिडक्ट। तो मैंने ब्रैकेट कर दिया बेटे, यहाँ पे नाम भी लिख दूंगा। क्या लिखूंगा प्लस और माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है कि डर रहे हैं, वो डरना वरना है नहीं, इसलिए आपका डर निकालने के लिए तो मैं आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है जी सर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। आप बिल्कुल इसी स्पीड पे चलिए। बिल्कुल बेटा, मैं क्यों नहीं चलूंगा, मैं चाहता हूं ना कि आपको समझ आए, तो क्यों नहीं चलूंगा ये बताइए। मैंने इनको हाईलाइट कर दिए हेडिंग्स को, सो दैट कि आपका दिमाग में आती रहें। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम है बेटे डिविडेंड रिसीवेबल। इट इज इनकम रिसीवेबल and in lecture number 8 I have told you whenever there is a income receivable it is better to prepare a separate ledger account for income receivable. तो मैं क्या करूंगा, इनकम डिविडेंड रिसीवेबल का बेटा मैं अकाउंट प्रिपेयर करूंगा और मेरे पास काफ़ी अच्छी जगह है, मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा डिविडेंड रिसीवेबल। बेटे डेबिट बैलेंस है मेरा ये डिविडेंड रिसीवेबल इनकम है बेटे, इनकम मिलनी है 50 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 57। आराम से देखिए, कोई भी जल्दी करनी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग बैलेंस 57। मुझे नहीं पता अभी डिविडेंड के ऊपर क्या आएगा, बट आई नो दैट वेन एवर इनकम रिसीवेबल इज गिवन टू मी और एक्सपेंस पेबल इज गिवन टू मी, इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट, देन ओनली आई कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच कैश हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम डिविडेंड, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, एज पर रिकॉग्निशन कंसेप्ट। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चीजें आती हैं वो अक्रू के हिसाब से आती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं रुक गया हूं, आप करिए, यहां तक लिखिए पहले। कर लिया। कैश बेटे, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 18,000,
क्लोजिंग बैलेंस है 42, इट मीन्स जो डिफरेंस आना चाहिए वो 24 का आना चाहिए, विच विल बी ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपके सामने कर रहा हूं बेटे, हाथ ऊपर है, कितने आराम से चल रहा हूं। मैं आ गया एसेट साइड, मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, अभी मैं इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहा। आई हैव टोल्ड यू द टेक्निक, मैं उसी टेक्निक को फॉलो करूंगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, because no information is given to me for share capital, I can skip the ledger account for share capital and I can directly see prima facie मैं देख सकता हूं कि ओपनिंग बैलेंस था 120 का, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 200 का। इसका मतलब इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, और बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो आप बताइए इशू है और पैसे आ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं कैश फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। Cash from issue of share capital, cash from issue of share capital 80। शेयर प्रीमियम, बेटे मैंने इसको शेयर प्रीमियम में इशू किया तो 106 माइनस 80 26, तो कैश फ्रॉम शेयर प्रीमियम बेटे 26 इज इनफ्लो, बिकॉज मैंने जब शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू किया तो मेरे पास तो टोटल पैसे आए बेटा, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 80 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 26। ठीक है सर। रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब देखिए रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ऑन नॉन करंट एसेट्स एंड देयर इज एडजस्टमेंट फॉर नॉन करंट एसेट, तो इट इज बेटर इफ यू प्रिपेयर अ सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन सरप्लस, तो अच्छा रहेगा बेटे। मैंने आपको कहा ना जिसकी एडजस्टमेंट्स दी होंगी हम उसको तो जरूर प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज रीवैल्यूएशन सरप्लस नॉन करंट एसेट्स में होता है, इसलिए मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग दैट एंड द ओपनिंग बैलेंस इज 12 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 212। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, easy, very easy up to this point. And the next point is retained earnings. So when I say retained earnings, it is nothing but profit and loss. So it is better to prepare a separate ledger account for retained earnings, you know. And I will be writing down retained earnings. It is nothing but a profit and loss account. So retained earnings लिख रहे हैं 226 and 283. This is opening balance and this is closing balance. लो जी, इक्विटी तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब नॉन करंट लायबिलिटीज रहेगी और करंट लायबिलिटीज रहेगी। आराम से आप पहले इक्विटी तक तो आ ही जाइए, मैं भी एडजस्टमेंट्स नहीं देख रहा। देखो बेटा मेरी बात, मैं अपनी बात पे अडिग रहने वाला हूं। Next is non-current liabilities, and within non-current liabilities, it is given to me as loan. Loan. Now 300,000 is the opening balance, 200,000 is the closing balance. It means my loan balance has decreased. It means I must have repaid my loan. मैंने लोन रीपे कर दिया होगा। अच्छा, जब लोन रीपे करूंगा तो लोन लायबिलिटी है वो कम हो रही है तो मैं डेबिट करूंगा, डेबिट लोन। क्रेडिट कैश, मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, इट इज़ अ आउटफ्लो, इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना है। मगर लोन कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, या क्या मैंने पैसे लिए तो हेंस इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्टिविटी? बेटे लोन इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, लोन लेना इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं क्या कर रहा हूं, लोन को मैं डायरेक्टली अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखा रहा हूं। और मैंने कितना रीपे किया बेटे फाइनेंशियल एक्टिविटी में? 100। तो मैं लिख रहा हूं जी री पेमेंट, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ऑफ लोन 100 ब्रैकेट में लिख दिया। याद भी रहेगा मेरे को बेटे, मेरे पैसे गए, आएंगे तो प्लस करेंगे, जाएंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज में आ गया ट्रेड पेबल। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, ट्रेड पेबल में आ गए। ट्रेड पेबल मैं वर्किंग नोट नंबर 3 प्रिपेयर कर रहा हूं। आराम से करेंगे बेटे, जल्दी है ही नहीं, पहले प्रैक्टिस हो जाए फिर स्पीड पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का बेटे ओपनिंग बैलेंस है 79 और क्लोजिंग बैलेंस है 77। मैं यहां पे लिख रहा हूं चेंज इन ट्रेड पेबल 2।
चेंज तो बेटे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से निकालते हैं। हाँ, उसके बाद हमें सोचना होता है कि हम इसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। उसका लॉजिक मैंने बता दिया है कि अगर ट्रेड पेबल का बैलेंस कम हो गया तो इसका मतलब मैंने पे किया होगा तभी तो कम हुआ है, इसका मतलब मेरे कैश आउटफ्लो हो गई होगी तभी तो कम हुआ है। इट मीन्स दिस डिफरेंस इज टू बी डिडक्टेड बिकॉज इट इज अ आउटफ्लो। तो मैं आ रहा हूं जी एडजस्टमेंट फॉर एंड इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इट इज अ आउटफ्लो, सो आई विल डिडक्ट इट। मैं यहां पर जगह कम है इसलिए 2 को लेस कर रहा हूं और यहां छोटा सा लिख रहा हूं। क्या लिखूं बेटे, क्या लिखूं? ट्रेड पेबल। थोड़ा सा याद रहेगा बेटे, जगह चांस की बात और थोड़ी सी कम हो गई, कोई बात नहीं बेटे, मैं आपके साथ हूं। मैं आ गया जी नेक्स्ट आइटम, इंटरेस्ट अक्रूवल। इंटरेस्ट अक्रूवल में मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस पेबल अकाउंट वगैरह दिए हैं तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट। तो मैंने इंटरेस्ट अक्रूवल का एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर कर दिया। इट मीन्स जो मुझे इंटरेस्ट देना है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज पर रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अक्रूवल वहां से। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इतना दे दिया होगा, वो मेरे जो अकाउंट बनाना पड़ेगा देन ओनली आई कैन फाइंड आउट। तो इंटरेस्ट अक्रूवल 5 और 3, ओपनिंग और क्लोजिंग। नेक्स्ट है बेटे टैक्स पेबल। तो मैं टैक्स पेबल का एक अकाउंट अलग से प्रिपेयर कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ी सी बात ज़्यादा समझ आ जाए, क्योंकि टैक्स पेबल अकाउंट बनाएंगे तभी हम निकाल सकते हैं दैट हाउ मच टैक्स वी हैव पेड। तो बेटे टैक्स पेबल 67 क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग होता है बेटे क्रेडिट नेचर का है 76, मैं रुक गया हूं, ये आ गया जो ओपनिंग और ये आ गया क्लोजिंग। हाथ ऊपर है सर। अभी तक मैंने क्या किया, बैलेंस शीट को पकड़ा, एसेट साइड से स्टार्ट किया, जिसका एडजस्टमेंट है उसका लेजर अकाउंट बनाया, अदरवाइज मैंने उसको डायरेक्टली उसी की एक्टिविटी में फिट कर दिया। मैं अब आपके सामने आ गया हूं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं, बट इन इनडायरेक्ट मेथड इवन इफ आई एम नॉट गिवन यू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टिल आई कैन प्रिपेयर। बट यहां दिया हुआ तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहली आइटम है सेल्स। बेटे सेल्स तो रिसीवेबल्स अकाउंट में जाती है, जब हम डायरेक्ट मेथड बनाते हैं तभी करते हैं, इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट मेथड कर ही नहीं रहे, तो मैं सेल्स का कोई कुछ भी नहीं करने वाला। बेटे इनडायरेक्ट मेथड में भी डायरेक्टली टेक नेट प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट के साथ जुगाड़ करते हैं, उसी को प्लस करते हैं, उसी को माइनस करते हैं। तो नेट प्रॉफिट का मतलब है वो आया कैसे होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस वगैरह करने के बाद ही तो नेट प्रॉफिट आया होगा। तो मैं उस नेट प्रॉफिट को ले रहा हूं, तो फिर मैं सेल्स वगैरह चीजें क्यों लूं। सो आई विल नॉट डू नो ट्रीटमेंट फॉर सेल्स, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेटे अगर ये डायरेक्ट मेथड होता तो स्टॉक अकाउंट जब मैं प्रिपेयर करता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करता, बिकॉज आई रिक्वायर परचेजेस और वो परचेजेस जाती है क्रेडिटर्स में। बट दिस मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड, आई विल नॉट ट्रीट दिस बिकॉज आई एम टेकिंग नेट प्रॉफिट। सर बिल्कुल समझ आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट बेटे वो तो मैंने कहा ही। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 309, वो कहते हैं जी हमने ऑपरेटिंग खर्चे किए। बेटे इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हैं, और एक एडजस्टमेंट भी दी हुई थी कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट है 5 का, वो भी इसके अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम नॉन कैश की ट्रीटमेंट अलग करेंगे, वो आपको पता ही है, और हम बेटे लॉस ऑन डिस्पोजल को भी अलग देखेंगे, वो भी आपको पता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं करना है, इसका एक्सपेंसेस लेस कर दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 113 में इन्होंने इंटरेस्ट इनकम ऐड कर दी। बेटे अब ये जो इंटरेस्ट इनकम ऐड की 15, दिस इज अक्रूड, इट मींस दिस इज फॉर द ईयर, बट आई हैव टू सी कि बेटा कितना आपको मिला है। बट इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट हम प्रिपेयर ही नहीं कर रहे, बिकॉज इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं गिवन है। I am not given with the interest receivable figure, I am just given with the dividend receivable figure। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि जितना इंटरेस्ट रिसीव होना था, जितना अक्रू होना था, जितना रिसीव होना था, उतना मुझे मिल गया, और 15,000 मैंने रिसीव कर लिए, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। तो 15 का मैं ट्रीटमेंट पहले करूंगा। बेटे आइए इंटरेस्ट, अब ये जो 15 है, चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। फाइनेंस चार्ज 22, it means that finance charge is interest charge, we are paying interest
यू नो, एंड दैट आई कैन इधर नेम इट एज अ फाइनेंस चार्ज और आई कैन से इट एज अ इंटरेस्ट, एक ही बात है। इनकम टैक्स 71, ठीक है जी। उसके बाद लेस किया तो इनके पास आ गया नेट प्रॉफिट 92। आपके पास क्वेश्चन है, आप पहले आराम से क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया, मैं दोबारा से करूंगा आपके सामने। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक आइटम पढ़ रहा हूँ। सेल्स का कुछ भी नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का कुछ भी नहीं करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ भी नहीं करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अभी हम देख लेते हैं क्या करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मैंने नेट प्रॉफिट की फिगर लेनी है 92। मैं तो ये कहता हूँ एज पर इनडायरेक्ट मेथड आई विल टेक 92 बिकॉज आई विल ओनली टेक नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसके साथ प्लस उसके साथ माइनस करेंगे। तो मैं आ गया जी, मैंने यहाँ पर 92 की फिगर ले ली 92, और इसको मैंने रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में भी बना दिया जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाए। ये आ गया बेटे प्रॉफिट फॉर द ईयर 92, और मैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले रहा हूं 92। ये आ गया बेटे 92। बिकॉज इन इनडायरेक्ट मेथड अब इस 92 की मैं एडजस्टमेंट करूंगा कि इसमें से मैंने कितना डेप्रिसिएशन है, हाउ मच इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउ मच इज वर्किंग कैपिटल चेंज, उसको देखेंगे। तो इस 92 के ऊपर हम देखें तो इनकम टैक्स है 71, ठीक है जी 71। नो दिस इनकम टैक्स इज नॉट पेड। अब मैं नीचे से चल रहा हूं बेटे, ये इनकम टैक्स इस ईयर का है, ये 71 पेड नहीं है, इस ईयर का है। 71 इज बिलोंग्स टू दिस ईयर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप ये बताइए, आई हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज आई हैव टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसमें मेरे को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से बेटे? पहली बात तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज मुझे दो फिगर्स निकालनी है, मुझे 71 मैंने ऐड कर दिया किसमें, नेट प्रॉफिट निकालने में, बिकॉज मैं यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लूंगा। क्यों ले लूंगा? बिकॉज मुझे यहां पर आई हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड दैट इज ऑलवेज बिफोर टैक्स, एंड देन आई विल बी कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज आफ्टर टैक्स। तो मैंने बिफोर के लिए पहले 71 ऐड कर दिया, बिकॉज जितना 92 निकालते समय लेस हुआ होगा मैं उसी को ऐड करूंगा। अच्छा 71 इज दिस ईयर, तो मैं टैक्स पेबल अकाउंट में गया, आई वॉन्ट टू गो टू टैक्स पेबल अकाउंट एंड 71 is tax during the year as per profit and loss। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस है 67, टैक्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर इज 71। बेटे एंट्री क्या हुई होगी? टैक्स आप जब देते हैं, टैक्स इज एक्सपेंस, अगर आप पे कर देंगे तो एंट्री होगी डेबिट टैक्स क्रेडिट कैश, बट आपने पे नहीं किया क्योंकि पेबल आ रहा है, तो मैंने लिखा डेबिट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेबल, क्रेडिट टैक्स पेबल, क्रेडिट टैक्स पेबल। इसका मतलब टैक्स पेबल के क्रेडिट में जाएगा 71, ठीक है जी। मैं फिर और ऊपर गया, फाइनेंस चार्ज 22। बेटे फाइनेंस चार्ज तो इंटरेस्ट है, इसका मतलब इंटरेस्ट, मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, बट उन्होंने इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना है। बेटे आप फाइनेंशियल लेके चले, देखिए हम लॉजिक को चेंज नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड, इसका मतलब वो जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी है, उसमें इंटरेस्ट कितना है बेटे? इंटरेस्ट कितना डेबिट किया था उन्होंने? इंटरेस्ट उन्होंने लिखा, इंटरेस्ट दे हैव रिटर्न एज 22। इसको हमने जान के फाइनेंस चार्जेस ले लिया, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी है और इंटरेस्ट पेड भी है, तो रिसीव को तो रिसीव्ड ही रहने दिया, बट इन्होंने इसको इंटरेस्ट पेबल की जगह फाइनेंस चार्जेस कह दिया, फाइनेंस चार्जेस कह दिया। एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। फाइनेंस चार्जेस 22, मैं आ गया इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में, और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में मैं आ गया तो मैंने यहाँ पर लिखना है फॉर द ईयर कितना बेटे? 22 इंटरेस्ट फॉर द ईयर। अब आप देखिए इसकी एंट्री बता रहा हूं आराम से, कोई रटना नहीं है।
इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट कैश। बट हमने पैसे तो दिए नहीं, हमने इसके जगह इंटरेस्ट पेबल कर दिया, तो डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट इंटरेस्ट पेबल, तो इंटरेस्ट पेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो बाय इंटरेस्ट फॉर द ईयर 22 आ गया। बेटा देखो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इनडायरेक्ट मेथड में आई स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट, मैं नेट प्रॉफिट की प्लस माइनस करता जाऊंगा और आंसर आ जाएगा। चलिए जी, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हैं, डिविडेंड 57, बेटे डिविडेंड रिसीव डिविडेंड फॉर द ईयर, इसका मतलब ये नहीं है कि डिविडेंड आपको मिल गया, ये डिविडेंड इस ईयर से रिलेट करता है 57। पहली बात, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो जो नेट प्रॉफिट आपने लिया उसमें डिविडेंड छुपा हुआ था, क्योंकि हमने ऐड किया होगा, तो पहले तो वहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेस करेंगे बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो बेटे मैं यहां पर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, डिविडेंड, क्या लिखें बेटा बताओ, डिविडेंड में गलती से मेरे से हो गया, डिविडेंड, बेटे डिविडेंड रिसीव्ड पहले क्रेडिट हो गया होगा, तो मैं यहां पर अब लेस करूंगा क्योंकि मुझे उसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो $57,000 मैंने लेस कर दिया, क्योंकि पहले इनकम थी ऐड हुआ होगा, मैंने लेस कर दिया, और इस डिविडेंड को मैं इसके अकाउंट में, इसके माता पिता के अकाउंट में लेके जा रहा हूं। कहां है इसके माता पिता, कहां है इसके माता पिता, डिविडेंड रिसीवेबल, बेटे इनकम है डिविडेंड रिसीवेबल। अगर आपको इनकम मिल जाती तो आप क्या करते हैं, डेबिट कैश क्रेडिट डिविडेंड, बट मिली नहीं, तो डेबिट डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट डिविडेंड, डेबिट डिविडेंड रिसीवेबल, तो डेबिट रिसीवेबल में मैं यहां पे लिख रहा हूं डिविडेंड फॉर द ईयर, डिविडेंड फॉर द ईयर, बेटे डिविडेंड फॉर द ईयर, डिविडेंड फॉर द ईयर, डिविडेंड फॉर द ईयर 57। देखिए अगर मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको सारे लॉजिक समझ आएंगे, आराम से चलना है। हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आइटम है बेटे इंटरेस्ट रिसीव्ड 15। बेटे इंटरेस्ट फाइनेंस चार्जेस वो हैं जो आपने लोन लिया और आप जो पे कर रहे हैं उसके ऊपर। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नाउ इट हैज बीन क्रेडिटेड इन माय प्रॉफिट। तो पहले तो मैं उसका इफेक्ट वहां से नलीफाई करूंगा, मैं वहां से लेस कर दूंगा। तो देखिए जी, मैं पहले यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया, इंटरेस्ट 15 मैं लेस कर रहा हूं। बेटे अब जगह नहीं है तो मैं छोटा सा लिख रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बेटे 15, ठीक है जी। नाउ बिकॉज इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो मैं नीचे लिख रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड। बेटे यहां नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए ना इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो मैंने लिख दिया जी 15। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने इसको इन्वेस्टिंग में दिखाया तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो चुका था, तो वहां पे मैंने माइनस कर दिया और मैंने इसको सेपरेटली दिखा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस 309। मैं देखो प्रॉफिट एंड लॉस को नीचे से लेके चल रहा हूं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस ठीक है, बट वो कहता है उसमें नीचे अगर आप एडजस्टमेंट देखें तो एक लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट 5000। बेटे लॉस ऑन डिस्पोजल जो है इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं यहां पर लॉस डेबिट हो गया होगा, मतलब कम हो गया होगा प्रॉफिट, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैं बेटे 5 यहां लिख रहा हूं, जगह नहीं है 5 खाली लिख दिया। 5 का मतलब है लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड आई हैव टू प्रिपेयर। बेटे एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो बेटे लॉस ऑन डिस्पोजल 5। मैंने कहा मैं जल्दी में नहीं हूं, मैं आराम से चलूंगा, लॉस ऑन डिस्पोजल 5 मैंने कर दिया। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने चाहिए, हो गए, सब ठीक है।
कॉस्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए, हो गया, सब ठीक है। सेल्स होना चाहिए, हो गया, हमें लेना है, हम तो नेट प्रॉफिट ले रहे हैं बेटे, मलाई ले रहे हैं, मलाई में कुछ प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं आ गया एडजस्टमेंट्स में बेटे, दो ही चीजें रह गई। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये तो मैंने ट्रीट ही कर दिया। दूसरा है ड्यूरिंग द ईयर द आइटम ऑफ द प्लांट ओरिजिनली कॉस्ट 80,000। बेटे वो कहता है एक प्लांट था जो 80,000 का था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 80,000 का था, उसको हमने बेच दिया, कितने में, जितने में भी बेचा, लॉस में बेचा, और उस पर डेप्रिसिएशन डेबिट हो चुकी थी 15,000 की। ठीक है बेटे, आराम से चलेंगे बिल्कुल। इसकी मैं एक बार जर्नल एंट्री कर दूंगा अगर आपने चैप्टर 7, 8, 9 किया है। वैसे डायरेक्टली पोस्टिंग भी कर सकते हैं, बट मैं यहां लिख रहा हूं डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट डिस्पोजल। चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपने ये एंट्री पास कर दी 15 की। तो एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी जाएंगे, अभी चले जाते हैं, और एक एसेट डिस्पोजल में जाएंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15। और बेटे यहां पर कहां, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाएंगे, और मैं वहां पे लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं बेटे एसेट डिस्पोजल, है ना, उसकी पोस्टिंग तो करेंगे 15, 15 ही था, 15 आ गया बेटा। आराम से देख लीजिए, डबल पोस्टिंग कर रहा हूं, एंट्री पास कर रहा हूं, उसके बाद पोस्टिंग कर रहा हूं। उसके बाद है बेटे वो बेचा हमने 80,000 का, 80,000 का था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है जी, तो उसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। क्या एंट्री होगी बताइए, कैश आया तो डेबिट कैश, या ओरिजिनल कॉस्ट है ना, पहले हम इसको डिस्पोजल अकाउंट में भेज देते हैं। तो डेबिट एसेट डिस्पोजल, डेबिट एसेट डिस्पोजल, क्रेडिट नॉन करंट एसेट, because we prepare a separate account named as disposal account if I sell that। तो 80,000 की पोस्टिंग मैंने यहां पे कर दी। एक तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाइए, 80 की यहां पे डेबिट कर दिया, तो नॉन करंट एसेट लिख देते हैं। और एक नॉन करंट एसेट में आ जाइए, तो यहां पे लिख दिया एसेट डिस्पोजल 80। मैंने कहा ना मुश्किल कुछ है ही नहीं यार, आपके सामने कर दिया सब। अब कुछ नहीं करना मुझे, खाली लेजर अकाउंट्स को पैक करना है, और मेरे 6 के 6 क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएंगे, आराम से चलेंगे मेरे साथ साथ। आप आ जाइए बेटे, पहले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, या कोई भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आप देखिए कौन कौन से अकाउंट आपने बनाया हुआ है। एक तो आपने बनाया नॉन करंट एसेट, एक बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक डिविडेंड रिसीव्ड, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस हमेशा नॉन करंट एसेट में होता है, और एंट्री होती है डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो जरा देखिए रिवैल्यूएशन सरप्लस है कितना, 200 का है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन करंट एसेट, तो मैंने यहाँ पर 212 और 212 इसको पहले क्लोज कर दिया बेटे रिवैल्यूएशन सरप्लस को। और नॉन करंट एसेट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवैल्यूएशन सरप्लस 200। आराम से देखो जी, मुझे अब ये भी चेक करना ना कि पहले मैं कौन सा अकाउंट कंप्लीट करूं, बिकॉज उसका जो बैलेंसिंग फिगर कहीं और जा तो नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, पहले फर्स्टली आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव क्लोज, आई हैव पैक्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो मैंने वो क्लोज कर दिया। 212 200 आ गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया बेटे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन करंट एसेट को पोस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में बेटे ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा, ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा, ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही आइटम्स जाती है जो कैश लिखा हो, जो कैश से रिलेटेड है। ओपनिंग बैलेंस इज नॉट कैश फ्लो, इज नॉट कैश, क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट कैश, इवन द डिफरेंस इन दैट नॉन करंट एसेट इज नॉट कैश। आई एम कमिंग टू नाउ टू नॉन करंट एसेट अकाउंट। आई विल फाइंड आउट फर्स्टली द टोटल। बेटे एक बार टोटल निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा ना आपको। ये आ रहा है बेटे 1128 1048 प्लस
80 इज इक्वल टू 1128। मैंने यहां पे लिख दिया जी 1128 माइनस 750 माइनस 200 दैट कम्स टू 178। बेटे यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर में बताओ क्या अज्यूम करूं, बेस्ट अजम्पशन क्या है। एक बच्चा कहता है सर बेस्ट अजम्पशन है कि आप इसको परचेजेस मानिए, क्योंकि हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस भी है, सब कुछ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो परचेजेस होगी। अब आप ये बताइए, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो ओपनिंग बैलेंस तो कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। रिजर्व सरप्लस भी नहीं जाएगा, और रिवोल्यूशन सरप्लस भी नहीं जाएगा, एसेट डिस्पोजल भी नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं जाएगा। खाली ये कैश परचेजेस 178 की जाएगी एंड इट इज परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो मैं आ गया जी फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैंने लिखा परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स 178 ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है सर, आइए मैंने यहां पर इसको टिक लगा देता हूं बिकॉज मैंने इसको भी ट्रीट कर दिया। अब मैं आ गया जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर हम टोटल करें तो आ रहा है 190 प्लस 15 दैट कम्स टू 205। 205 में से 120 लेस कर दें तो 85 आ रहा है। लो सर, इसका मतलब दिस इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी, जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ना, ये 92, इसमें 85 की डेप्रिसिएशन हमने डिडक्ट कर दी थी। बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो वी विल एड बैक बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं डेप्रिसिएशन यहां लिख रहा हूं और डेप्रिसिएशन 85 यहां पे प्लस कर दूंगा। देखा बेटे किस तरह से लेजर अकाउंट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, आराम से चलना है, चेक कर लीजिए। मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकाल लिया और डिफरेंस आपके सामने पोस्ट भी कर दिया, बिकॉज द डिफरेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज करंट ईयर डेप्रिसिएशन एंड आई हैव कैलकुलेटेड दैट। तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट मैंने निकाला था उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 85 की डेप्रिसिएशन भी थी, बट वो क्वेश्चन ने नहीं बताई, तो मेरे को देखनी है, कैलकुलेट करनी है और उसको ऐड बैक करना है, क्योंकि मेरे को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो बेटा मैंने नॉन करंट एसेट बना दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया, रिवोल्यूशन सरप्लस खत्म हो गया। मैं आ गया जी डिविडेंड रिसीव्ड वाले अकाउंट में। डिविडेंड रिसीव्ड मुझे टोटल दोबारा देखना है, 7, 5 और 5 10। ठीक है जी, तो मैंने यहां लिखा कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड कितना बेटा 50, बैलेंसिंग फिगर। तो 50 डिविडेंड रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं आ गया जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और यहां लिख रहा हूं डिविडेंड रिसीव्ड 50। उसी समय उसको वहां ट्रांसफर कर दो बेटे, कभी गलती होगी नहीं। मैं जिस तरह से कर रहा हूं आप वैसे ही करें, तभी मैं लाइव कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने पहले सोल्यूशन बना दिया और फिर आपको कहा जी कर लो, नहीं बेटे। चलिए कौन कौन से अकाउंट क्लोज हो गए बेटे, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट भी क्लोज हो गया। आ जाओ, अब क्या क्या रह गया, रिटेन्ड अर्निंग रह गया और इंटरेस्ट अक्रूवल रह गया। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों कंप्लीट कर देते हैं। आइए जरा टोटल कर लें। टोटल देखिए कितना आ रहा है, 226 प्लस 92, ये आ रहा है बेटे 318। तो यहां भी 318 कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर बेटे अब डिविडेंड पेड होगा जो, क्योंकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस तो पेड से लेस होता है। तो 226 प्लस 92 माइनस 283 इज इक्वल टू 35। इट मीन्स डिविडेंड पेड, बेटा मैंने जो डिविडेंड पे किया वो 35 है, कैश है। ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं ट्रांसफर करते, प्रॉफिट कहीं नहीं करेंगे, दिस इज नहीं, ये कैश है। तो बेटे डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं आ गया जी डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैं आ गया बेटे यहां लिख रहा हूं डिविडेंड पेड।
35। डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया। अब मैं लास्ट अकाउंट में आ गया हूं, वो है इंटरेस्ट अक्रूवल का 27 यहां पर आ गया। इसका मतलब कैश पेड इज 24। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मैंने इंटरेस्ट पे किया 24। अब यहां पर ही डिफरेंस है, उन्होंने इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना है, मैंने कहा हमने इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं माना, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो मैं 24 फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाऊंगा। बस यहां पे हल्का सा आंसर सेम आएगा बेटे 24। तो मैं यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट पेड। देखो जी आपके सामने किया, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए। अब देख लीजिए कुछ और है क्या। अच्छा अभी 2 अकाउंट और है। टैक्स पेबल, चलिए टैक्स का अकाउंट क्लोज करते हैं। 7 और 1 8, 7 और 6 13। तो देखिए टैक्स पे कितना किया है, 138 माइनस 76 62। बेटा यहां लिख लेते हैं कैश पेड, टैक्स पेड, कैश टैक्स पेड 62। तो मैं 62 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जा रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं लेस टैक्स पेड। ये ना बेटे 62, बिकॉज यहां पे मुझे कैश फ्लो निकालना, तो मैं पहले 62 को लेस करने से पहले वाली फिगर निकालूंगा, 62 को लेस करने के बाद निकालूंगा, तो नेट कैश फ्लो आ जाएगी। तो मैंने ये वाला अकाउंट भी क्लोज कर दिया जी। तो टैक्स पेबल अकाउंट बाय बाय। मैं आ गया जी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। जरा देखिए जी, एसेट डिस्पोजल में 80 यहां पर आ रहा है और 80 यहां आना चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया जी कैश 60। तो ये नहीं जाएगा कैश फ्लो में, ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा, ये भी कैश फ्लो में नहीं जाएगा। 60 विल गो टू कैश फ्लो एंड बेटे कैश की ट्रांजैक्शन आती है, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा हूं और लिख रहा हूं सेल ऑफ दिस 60, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 60। देख लीजिए कुछ और पूछना है क्या, और है क्या कुछ भी तो नहीं है बेटे, सारा तो कर दिया मेरे बेटे, सब तो कर दिया। अब तो खत्म करना है बेटे क्वेश्चन। आराम से देखिए प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी। मैं 92 प्लस 71 प्लस 85 प्लस 5 प्लस 22 माइनस 57 माइनस 15 प्लस 7 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 62 इज इक्वल टू, अगर आप नेट कैश फ्लो देखें बेटे नेट, तो 130 आ रहा है। कैप्लॉन में आ रहा है 106, क्योंकि वो 24 इंटरेस्ट पेड मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटी माना, तो कोई टेंशन नहीं, 130 आ गया। अब आ जाइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, हमारा आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लीजिए। 60 प्लस 50 प्लस 15 माइनस 178, ये आ गया जी 53 माइनस का। इसका मतलब यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 53। मैं आ गया जी यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी में 80 प्लस 26 माइनस 100 माइनस 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 53 माइनस का। तो मैं यहां पर आ गया जी 53 माइनस एंड 130 प्लस। आराम से बेटे आप आराम से देखिए, 130 माइनस 53 माइनस 53, ये आपके सामने 24 आ गया, आना भी 24 चाहिए था। इंटरेस्ट पेड इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप उसको ऑपरेटिंग माने। तो इस तरह से मैंने आपका 5 क्वेश्चंस एक साथ आपके सामने कर दिए। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। ऐसा नहीं कि मुझे आता था ये, बेटे मैंने भी तो सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, किया होगा, आज आपके सामने लाइव कर रहा हूं। तो मन छोटा नहीं करना, अगर 1-2 बातें नहीं भी समझ आई और प्रैक्टिस करेंगे, उसके और लॉजिक देखेंगे, तभी मैंने बहुत कुछ बोला बीच में। उन चीज़ों को ध्यान रखिए मैं क्या बोलता जा रहा हूँ।
एक आइटम पढ़ता हूँ फिर क्या बोलता हूँ, फिर वो कहाँ जाती है, फिर उसका ट्रांसफर क्या करता हूँ। ये चीज़ें आपने ध्यान से इस वीडियो लेक्चर में सुननी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कौन सी चीज़ ली, उसका अकाउंट क्यों बनाया, उसकी एडजस्टमेंट देखी, फिर मैंने फिर इफेक्ट किसका लिया। बेटे दिस टेक्निक इज इंपॉर्टेंट. Answer is not important. Answer is given to you in Kaplan. Even if we have seen, I have not taken interest paid. They have taken interest paid as operating activity, but I have taken it as financial activity. Still my answer is telling. But आंसर एक अलग चीज है, लॉजिक अलग है. तो मैं लेक्चर 9 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं. मैं एक लेक्चर शायद और लूंगा तो आपको और ज्यादा समझ आएगा. देखते हैं, मिलते हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.